बड़ी कंपनी में नौकरी लगने के बाद छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसीलिए लोकेश को घर जाने के लिए सिर्फ 1 सप्ताह की छुट्टी मिली थी। तो समय बचाने के लिए उसने अपनी पत्नी कल्पना व बेटे आरव के साथ मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज से करने का फैसला किया। कल्पना ने घर से निकलने से पहले ही साफ साफ कहा था, देखो, मैं पूरे 5 महीने के बाद अपने मम्मी पापा से मिलने जा रही हूँ। भैया भाभी के घर से अलग होने के बाद वे दोनों बहुत अकेले हो गए हैं, इसीलिए मुझे उनके साथ ज़्यादा समय रहना है। अगर आपने घर पर 2 दिनों से ज़्यादा रुकने के लिए मुझ पर दबाव बनाया तो झगड़ा हो जाएगा। अपने मम्मी पापा के अकेलेपन से आज तुम इतनी दुखी और परेशान हो रही हो, पर शादी होते ही तुमने रात दिन कलह करके क्या मुझे घर से अलग होने को मजबूर नहीं किया था? जब तुमने कभी मेरे मनोभावों को समझने की कोशिश नहीं की तो मुझसे ऐसी उम्मीद क्यों रखती हो? लोकेश उससे ऐसा सवाल पूछना चाहता था, पर झगड़ा और कलह हो जाने के डर से चुप रहा। तुम जितने दिन जहाँ रहना चाहो वहाँ रहना, पर आरव अपने दादा दादी के साथ ज़्यादा समय बिताएगा। वे तड़प रहे हैं अपने पोते के साथ हंसने खेलने के लिए। लोकेश ने रूखे से लहजे में अपनी बात कही और कल्पना के साथ किसी तरह की बहस में उलझने से बचने के लिए टैक्सी की खिड़की से बाहर देखने लगा। लोकेश को अपनी सास सावित्री कभी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि उनकी सह पर ही कल्पना ने शादी के कुछ महीने बाद से किराए के मकान में जाने की जिद पकड़ ली थी। उसका दिल बहुत दुखा था, पर शादी के 6 महीने बाद ही कल्पना ने उसे किराए के घर में रहने को मजबूर कर दिया था। वह करीब 4 साल तक किराए के मकान में रहा था। फिर नई कंपनी में नौकरी मिलने से वह 5 महीने पहले मुंबई आ गया था। अब सप्ताह भर की छुट्टियां लेकर वह सपरिवार पहली बार दिल्ली जा रहा था। करीब 2 महीने पहले लोकेश का साला मनीष अपनी पत्नी मंजू और सास ससुर के बहकावे में आकर घर से अलग हो गया था। उसके ससुर ने उसे नया काम शुरू कराया था, जिसमें उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। ससुराल में ज़्यादा मन लगने से उसका ज़्यादा समय वहीं गुजरता था। उसके अलग होने के फैसले को सुन कल्पना बहुत तड़पी थी, खूब झगड़ी थी वह फ़ोन पर अपने भैया भाभी के साथ, पर उन दोनों ने घर से अलग होने का फैसला नहीं बदला था। इंसान को अपने किए की सज़ा जरूर मिलती है। दूसरे की राह में कांटे बोने वाले के अपने पैर कभी ना कभी जरूर लहूलुहान होते हैं। उन दिनों लोकेश की इस कड़वी बात को सुनकर कल्पना कई दिनों तक उसके साथ सीधे मुंह नहीं बोली थी। लोकेश अपने माता पिता को मुंबई में साथ रखना चाहता था, पर कल्पना ने इस प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध किया था। माँ की कमर का दर्द और पिताजी का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अगर जब हमने उन दोनों की उचित देखभाल नहीं की तो उन दोनों के लिए औलाद को पालने पोषने की इतनी झंझटें उठाने का फायदा ही क्या हुआ? कल्पना के पास लोकेश के इस सवाल का कोई माकूल जवाब तो नहीं था, पर उसने अपने सास ससुर को साथ ना रखने की अपनी जिद नहीं बदली थी। खैर, सुबह की फ्लाइट पकड़कर वे सब 12 बजे के करीब अपने घर पहुंच गए। पूरे सफ़र के दौरान कल्पना नाराजगी भरे अंदाज में खामोश रही थी। अपनी ससुराल के साथ कल्पना की बहुत सारी खराब यादें जुड़ी हुई थी। सास के कमर दर्द के कारण उसे पहुंचते ही रसोई में किसी नौकरानी की तरह मजबूरन घुसना पड़ेगा, यह बात भी उसे बहुत अखर रही थी। उसका मन अपने मम्मी पापा के पास जल्दी से जल्दी पहुंचने को बहुत ज़्यादा आतुर हो रहा था। घंटी बजाने पर दरवाज़ा लोकेश के पिता सुरेश जी ने खोला। उन सब पर नज़र पड़ते ही वे फूल से खिल उठे। अपने बेटे को गले लगाने के बाद उन्होंने आरव को गोद में उठाकर खूब प्यार किया। कल्पना ने अपने ससुर जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद पाया।
सुरेश जी तो आरव से ढेर सारी बातें करने के मूड में आ गए। अपने दादा से रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कार का उपहार पाकर आरव खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कल्पना और लोकेश घर में नजर आ रहे बदलाव को बड़ी हैरानी से देखने लगे। जिस ड्राइंग रूम में हमेशा चीजें इधर उधर फैली दिखती थी, वहाँ हर चीज करीने से रखी हुई थी। धूल मिट्टी का निशान कहीं नहीं दिख रहा था। खिड़कियों पर नए पर्दे लगे हुए थे। पूरा कमरा साफ सुथरा और खिला खिला सा नजर आ रहा था। माँ घर में नहीं है क्या? लोकेश ने अपने पिता से पूछा। वो डॉक्टर के यहाँ गई हुई है, प्यार से आरव का माथा चूमने के बाद सुरेश जी ने जवाब दिया। अकेली? नहीं, उनकी एक सहेली साथ गई है। कौन? शारदा मौसी? नहीं, उन्होंने एक नई सहेली बनाई है। दोनों लौटने वाली ही होंगी। तुम दोनों क्या पियोगी? चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? अरे बाप रे बाप! सुरेश जी ने अचानक माथे पर हाथ मारा और आरव को गोद से उतार झटके से सीधे खड़े हो गए। क्या हुआ? लोकेश ने चिंतित स्वर में पूछा। गैस पर भिंडी की सब्जी रखी हुई है। इस शैतान से बतियाने के चक्कर में मैं उसे भूल ही गया था। वह झेंपे से अंदाज में मुस्कुराए और फिर तेजी से रसोई की तरफ चल पड़े। आरव कार के साथ खेलने में मग्न हो गया। कल्पना और लोकेश सुरेश जी के पास रसोई में आ गए। घर की साफ सफाई के लिए कोई नई काम वाली रखी है क्या पापा? साफ सुथरी रसोई को देख कल्पना यह सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। हमने काम वाली लगा नहीं रखी है बहू। घर के सारे कामों में तुम्हारी सास का हाथ अब मैं बटाता हूँ। तुम यह कह सकती हो कि उसने नया काम वाला रख लिया है। अपने मजाक पर सुरेश जी सबसे ज़्यादा खुलकर हंसे। लोकेश ने एक भगोने पर ढकी तस्तरी को हटाया और बोला, वाह, मटर पनीर की सब्जी बनी है। लगता है माँ सारा लंच तैयार करके गई है। डॉक्टर के यहाँ बहुत भीड़ होती है, इसीलिए वो तो 3 घंटे पहले घर से चली गई थी। आज लंच में तुम दोनों को मेरे हाथ की बनी सब्जियां खाने को मिलेंगी। किसी छोटे बच्चे की तरह गर्व से छाती फुलाते हुए सुरेश जी ने उन दोनों को बताया। आपने खाना बनाना कब से सीख लिया पापा? लोकेश हैरान हो उठा। घर के सारे काम करने का हुनर हम आदमियों को भी आना चाहिए। तुम बहू से ट्रेनिंग लिया करो। अब मैं तुम्हें इलायची वाली चाय बनाकर पिलाता हूँ। चाय मुझे बनाने दीजिए पापा। कल्पना आगे बढ़ आई। अगली बार तुम बनाना। तुम्हारी हाथ की बनी चाय पिए तो एक अरसा हो गया। सुरेश जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो अजीब सी भावुकता का शिकार हो उठी। कल्पना को अपनी पलकें नम होती प्रतीत हुई थी। तभी किसी ने बाहर से घंटी बजाई तो लोकेश दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। कल्पना, तुम्हारे पापा आए हैं। कुछ देर बाद लोकेश की ऊंची आवाज़ कल्पना के कानों तक पहुंची तो वह भागती सी ड्राइंग रूम में पहुंच गई। आप यहाँ कैसे? कल्पना अपने पिता उमाकांत को देख खुशी से खिल उठी। तुम लोगों को आने की खुशी में रसमलाई लेकर आया हूँ। आरव को गोद से उतारने के बाद उमाकांत ने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया। उमाकांत, रसमलाई का मज़ा खाने के बाद लिया जाएगा। अभी चाय बनकर तैयार है। सुरेश जी रसोई में से ही चिल्लाकर बोले। ठीक है भाई साहब। उन्हें ऊंची आवाज़ में जवाब देने के बाद उमाकांत ने हैरान नजर आ रहे अपने बेटी दामाद को बताया। हम दोनों एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त बन गए हैं। रोज मिले बिना हमें चैन नहीं पड़ता है। यह चमत्कार हुआ कैसे? इस सवाल को पूछने से लोकेश खुद को रोक नहीं सका। यह सचमुच चमत्कार ही है कि इस घर में हमारा स्वागत अब दोस्तों की तरह होता है। लोकेश सस्पेंस बढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए उमाकांत उसके सवाल का जवाब देना टाल गए थे। तभी करीब 2 महीने पहले घटी एक घटना की याद उनके मन में बिजली की तरह कौंध गई थी।
अपने बेटे बहू के अलग हो जाने से सावित्री बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान थी। बेख्याली में घर की सीढ़ियाँ उतरते हुए उनका पैर फिसला और दाएं टखने में मोच आ गया। डॉक्टर की क्लिनिक में उनकी मुलाकात सुरेश और नर्मदा से हुई। नर्मदा की कमर का इलाज वही डॉक्टर कर रहा था। तेज दर्द के कारण तड़प रही सावित्री का नर्मदा ने बहुत हौसला बढ़ाया था। उस वक्त उन्होंने सावित्री के खिलाफ अपने मन में बसे सारे गिले शिकवे भुलाकर उन्हें सहारा दिया था। अपने बेटे से बहुत ज़्यादा नाराज सावित्री ने उसे अपनी चोट की खबर नहीं दी थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद कुछ देर आराम करवाने के लिए सुरेश जी व नर्मदा उन दोनों को अपने घर ले आए थे। सावित्री का सिर भी दीवार के साथ जोर से टकराया था। वहाँ कोई जख्म तो नहीं हुआ, पर सिर को हिलाते ही उन्हें जोर से चक्कर आ रहे थे। इस स्थिति के चलते सावित्री को नर्मदा के घर में उस रात मजबूरन रुकना पड़ा। उनकी किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए नर्मदा रात को सावित्री के साथ ही सोई थी। नींद आने से पहले बहुत दिनों से परेशान चल रही सावित्री के मन में कोई अवरोध टूटा और वह नर्मदा से लिपट कर खूब रोई थी। जब नर्मदा ने सावित्री को गले से लगाकर अतीत की सारी शिकायतों व गलत फहमियों को भुलाने की इच्छा जाहिर की, तो भाव विभोर हो उमाकांत और सुरेश जी एक दूसरे से गले लग गए थे। अपने बेटे बहू के घर छोड़कर अलग हो जाने के बाद मुझे यह एहसास बहुत सता रहा है कि मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। अपनी बेटी को समझाने के बजाय मैं उसे भड़काकर हमेशा ससुराल से अलग होने की राय देती रही। अब मुझे अपने किए की सज़ा मिल गई है बहन जी। आप मुझे आज माफ़ कर दोगी तो मेरे मन को कुछ शांति मिलेगी। पश्चाताप की आग में जल रही सावित्री ने जिस वक्त नर्मदा से आंसू बहाते हुए क्षमा मांगी थी, उस वक्त उमाकांत और सुरेश भी उस कमरे में ही उपस्थित थे। जब नर्मदा ने सावित्री को गले से लगाकर अतीत की सारी शिकायतों व गलत फहमियों को भुलाने की इच्छा जाहिर की, तो भाव विभोर हो उमाकांत और सुरेश भी एक दूसरे के गले लग गए थे। तुम ऐसा समझो कि अपनी बेटी को ससुराल में नहीं बल्कि अपनी सहेली के घर में रह रही हो। तुमसे बातें करके मेरा मन बहुत हल्का हुआ है। मुझे ना कमर का दर्द सता रहा है, ना बहू बेटे के गलत व्यवहार से मिले जख्म पीड़ा दे रहे हैं। तुम कुछ ठीक होने के बाद ही अपने घर जाना। नर्मदा के अपनेपन से भरे ऐसी इच्छा ने सावित्री को बेटी की ससुराल में रुकने के लिए मजबूर कर दिया था। आने वाले दिनों में दोनों दंपतियों के बीच दोस्ती की जड़ें और ज़्यादा मजबूत होती गई थी। पहले एक दूसरे के प्रति नाराज़गी, नफरत और शिकायतों में खर्च होने वाली ऊर्जा फिर आपसी प्रेम को बढ़ाती चली गई थी। माँ आपके साथ क्यों नहीं आई है? कल्पना के इस सवाल को सुन उमाकांत अतीत की यादों से झटके के साथ उबर आए थे। कुछ देर में वो आती ही होंगी, इसे फ्रिज में रखा। उमाकांत ने रसमलाई का डिब्बा कल्पना को पकड़ा दिया। वे सब लोग जब कुछ देर बाद गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठा रहे थे, तब एक बार फिर घंटी की आवाज़ घर में गूंज गई। दरवाज़ा खुलने के बाद कल्पना और लोकेश ने जो दृश्य देखा वह उनके लिए अकल्पनीय था। लोकेश की मां नर्मदा ने कल्पना की मां सावित्री का सहारा लेकर ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। बहुत ज़्यादा थकी सी नज़र आने के बावजूद वे दोनों घर में आए मेहमानों को देखकर खिल उठी थी। लोकेश ने तेजी से उठकर पहले दोनों के पैर छुए और फिर मां की बाह थाम ली। सावित्री के हाथ खाली हुए तो उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। कल्पना उनसे अलग हुई तो आरव अपनी दादी की गोद से उतरकर भागता हुआ नानी की गोद में चढ़ गया। सबके लाड प्यार का केंद्र बन वह बेहद प्रसन्न और बहुत ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ नजर आ रहा था। इस बार 2 कप चाय मैं बनाकर लाता हूँ। उमाकांत ने अपना कप उठाया और चाय का घूंट भरने के बाद रसोई की तरफ चल पड़े।
उनकी जगह चाय बनाने के लिए कल्पना रसोई में जाना चाहती थी, पर नर्मदा ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। बहू, तुम्हारे पापा के हाथ की बनी स्पेशल चाय पीने की मुझे तो लत पड़ गई है। बना लेने दो उन्हीं को चाय। नर्मदा के मुंह से निकले इन शब्दों ने कल्पना और लोकेश के मनों की उलझन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। उन चारों बुजुर्गों को कुछ देर बाद बच्चा बनकर आरव के साथ हंसते बोलते देख कल्पना ने धीमी आवाज में लोकेश के सामने अपने मन की हैरानी प्रकट की। कितने खुश है चारों। लोकेश भावुक हो उठा। इस सुखद बदलाव का कारण कुछ भी हो, पर यह दृश्य देखकर मेरे मन की चिंता गायब हो गई है। ये सब एक दूसरे का कितना मजबूत सहारा बन गए हैं। पर ये चमत्कार हुआ कैसे? अपनी माँ के टखने में आई मोच वाली घटना से अनजान कल्पना एक बार फिर आश्चर्य से भर उठी। इस बार कल्पना की आवाज़ उसके पिता के कानों तक पहुँच गई। उन्होंने तालियां बजाकर सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और फिर बड़े स्टाइल से गला साफ करने के बाद स्पीच देने को तैयार हो गए। हमारे रिश्तों में आए बदलाव को समझने के लिए कल्पना और लोकेश के दिलों में बनी उत्सुकता को शांत करने के लिए मैं उन दोनों से कुछ कहने जा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप सब भी मेरी बात ध्यान से सुने। अपनी अतीत की गलतियों को लेकर अगर कोई दिल से पश्चाताप करे तो उसके अंदर बदलाव अवश्य आता है। जब मनीष अपनी पत्नी व बेटी को लेकर अलग हुआ, तब सावित्री और मुझे समझ में आया कि हमने कल्पना को किराए के मकान में जाने की सह देकर बहुत ज़्यादा गलत काम किया था। बढ़ती उम्र की बीमारियों के शिकार बने हम चारों मायूस व दुखी इंसानों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत सारा मैल जमा था। इस मैल को दूर कराने का मौका संजोग से हमें मिल गया। मनों का मैल मिटा तो वक्त ने यह सिखाया और दिखाया कि हम चारों एक दूसरे का मजबूत सहारा बन सकते हैं। आपस में अच्छे दोस्तों की तरह सहयोग शुरू करने के बाद आज हम सब अपने को ज़्यादा सुखी, खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं। बेटी अपने घर चली जाए और बेटा बहू किसी भी कारण से इस बड़ी उम्र में माता पिता को सहारा देने को, उनकी देखभाल करने को उपलब्ध ना हो तो पड़ोसी, मित्र व रिश्तेदार ही उनके काम आते हैं। हम रिश्तेदार तो पहले ही थे, अब पड़ोसी व अच्छे मित्र भी बन गए हैं। भावुक नजर आ रहे उमाकांत ने आगे बढ़कर सुरेश जी को उठाया और फिर दोनों दोस्त हाथ पकड़कर साथ साथ खड़े हो गए। पड़ोसी कैसे? लोकेश ने हैरानी से पूछा। तुम दोनों को सरप्राइज देने के लिए हमने यह खबर अभी तक छिपाए रखी थी कि इसके ठीक ऊपर वाले फ्लैट में हमने पिछले हफ्ते शिफ्ट कर लिया है, उमाकांत ने बताया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। लोकेश ने इस खबर की पुष्टि कराने को अपने पिता की तरफ देखा। यह बात सच है बेटे। पुराना फ्लैट बेचकर ऊपर वाला फ्लैट खरीदने का इनका फैसला समझदारी भरा है। पड़ोसी होने से हम एक दूसरे के सुख दुख में फौरन शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी उचित देखभाल न कर पाने के कारण अब तुम बच्चों को किसी तरह के अपराध बोध का शिकार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमारा अकेलापन दूर भाग गया है। आपसी सहयोग के कारण हमारा जीवन ज़्यादा खुशहाल और रसपूर्ण हो गया है। सुरेश जी का चेहरा जोश व उत्साह से चमक उठा था। आप सबको इतना खुश देखकर मेरा मन बहुत ज़्यादा हल्कापन महसूस कर रहा है। लेकिन क्या? अपने बेटे को यूं झटके से चुप होता देख नर्मदा चिंतित नजर आने लगी। इस कल्पना बेचारी का मायका और ससुराल तो अब ऊपर नीचे के घर में हो गए हैं। ये ससुराल वालों से रूठकर कब कहाँ जाया करेगी? लोकेश के उस मजाक पर सबने जोर से ठहाका लगाया तो कल्पना ने शर्मा कर अपनी माँ व सास के पीछे खुद को छिपा लिया। पाठकों, जैसी बेटी का घर बसाने में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक वैसी ही बेटी के घर उजाड़ने में भी
एक माँ का ही हाथ होता है। उधर कल्पना जिद पे अड़ी थी कि हमें सास ससुर से अलग रहना है, और उधर कल्पना का भाई मनीष की पत्नी भी उसी बात को लेकर लड़ झगड़ रही थी, और दोनों की मनोकामना सास ससुर से अलग होकर ही पूरी हुई। लेकिन इसके बदले में तकलीफ झेलनी पड़ गई बेचारे बुजुर्गों को। फिर समय ने ऐसा करवट लिया कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी के प्रति कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।